हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे हिंदी विषय की। तो हिंदी विषय में हम क्षितिज भाग 1, हिंदी विषय में आपकी 2 पुस्तकें क्षितिज और कृतिका। तो क्षितिज में भी 2 भाग है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो आज हम गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गद्य खंड में एक बार यह देख लेंगे कि कौन कौन से पाठ आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो गद्य खंड में से आएगा आपका पाठ 1, प्रेमचंद की 2 बेलों की कथा कहानी, ठीक है। और पाठ 3 आएगा श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके बाद आएगा पाठ 5, चपला देवी का लिखा हुआ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसके बाद आएगा पाठ 6, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ प्रेमचंद के फटे जूते निबंध। तो ये 4 पाठ आपके गद्य खंड में से आने वाले हैं। तो इनके प्रश्नों को अब हम देख लेते हैं। गद्य खंड में से जो आपका पाठ 1 है, 2 बैलों की कथा, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इस पाठ में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह हम देख लेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रैमासिक एग्जाम में भी यह आया था। तो इसका उत्तर है कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि इससे कांजी होश में कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके तथा पशुओं के प्रकार के आधार पर नीलामी योग्य पशुओं की संख्या का भी पता लगाया जा सके। तो इस कारण से कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। एक तो इससे पता चल सके कि पशुओं की संख्या कितनी है और कौन कौन से पशु है जिनकी नीलामी की जा सकती है। तो यह 2 कारण है। यदि आपके पास हिंदी विषय के प्रश्नोत्तर नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे कक्षा 9वीं के हिंदी के सारे प्रश्नोत्तर उपलब्ध है, बहुत ही सरल भाषा में। आप आसानी से उनसे लिख सकते हो और याद कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों के साथ भी सौतेलापन देखकर उसके मन में प्रेम उमड़ आया। क्योंकि बैलों के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, बैलों को मारा जा रहा था, इसलिए छोटी बच्ची को अपने प्रति समानता महसूस हो रही थी। क्योंकि उसकी माँ भी सौतेली थी और उसे मारती थी, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? तो इसका उत्तर है, गया ने बैलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा खाने के लिए दिया। ठीक है, तो सूखा भूसा खाने के लिए दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया, यह उत्तर है इसका। तो गया ने बैलों को शरारत के लिए बहुत मारा, उन्हें खाने के लिए चिकनाई व चारा भी नहीं दिया, सूखा भूसा खाने के लिए दिया। तो इस प्रकार उसने शरारत की सजा दी थी। इसके बाद अगला है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, कथन से हीरा का क्या आशय है? ठीक है, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन से हीरा का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, हीरा का आशय है कि यहाँ पे ये वाला शय आएगा। हीरा का आशय है कि स्त्री, बच्ची आदि अर्थात औरत जात पर सींग मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है। ठीक है, औरत जात पर सींग मारना हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम व सहानुभूति रखना चाहिए। तो यह आशय था हीरा का, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, इस कथन से। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों बैल आपसी प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे? तो इसका उत्तर है, दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर तथा सींग मारकर प्रेम प्रकट करते थे। यदि हीरा नाद में भूख के समय मुंह नहीं डालता था तो मोती भूखा होने के बाद भी खली भूसा नहीं खाता था। गया के घर पर भी मार दोनों एक साथ ही खाते थे। तो यह इस प्रकार वह एक दूसरे से अपना प्रेम प्रकट करते थे। इसके बाद अगला जो पाठ 3 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। और यदि इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपके पास नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लास 9 हिंदी में
हिंदी विषय के सारे प्रश्नोत्तर उपलब्ध है। बहुत ही सरल भाषा में आप आसानी से उनको लिख सकते हो। तो इसका जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार उपभोग भोग ही सुख है। मतलब उपभोग करना ही सुख है। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। ठीक है, उपभोग भोग ही सुख है और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। उपयोगी व आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करना सुख है। उपयोगी व आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करना ही वास्तविक सुख है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। जीवन की गुणवत्ता कम हो गई है। व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो गया है। स्वार्थपरकता बढ़ती जा रही है। समाज के लोग अधिक से अधिक उपभोग की वस्तुएं पाना चाहते हैं। ठीक है, पाना चाहते हैं, जिससे आक्रोश व अशांति बढ़ती जा रही है। तो लोगों के मन में स्वार्थपरकता बढ़ गई है। लोग आत्मकेंद्रित मतलब स्वयं के बारे में ही अधिक सोचते हैं। ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता कम हो गई है। समाज के लोग अधिक से अधिक उपभोग की वस्तुएं पाना चाहते हैं, जिससे आक्रोश व अशांति बढ़ती जा रही है। तो यह जो है दैनिक जीवन को उपभोक्तावादी संस्कृति प्रभावित कर रही है इस प्रकार से। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ का है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला है, उपभोक्ता संस्कृति से हमारा समाज दूसरों द्वारा निर्देशित होने लगा है। हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। इससे जीवन स्तर में अंतर आ गया है, जिसके कारण समाज में आक्रोश व अशांति बढ़ती जा रही है और व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है। तो इस प्रकार 4 पॉइंट आप लिख दोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे कि लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इसके बाद अगला पाठ है पाठ 5, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? तो इसका उत्तर है, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो यह तो प्रश्न में से ही हमें लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट है, बालिका ने तर्क दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर यह जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया है। तो पहला तर्क यह था कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए हैं वो ही दोषी है, लेकिन यह मकान तो जड़ पदार्थ है, मतलब निर्जीव है, इसका कोई अपराध ही नहीं है। और दूसरा है, बालिका मैना ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इस महल की रक्षा कीजिए। तो दूसरी बार बालिका ने निवेदन किया था कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए इसकी रक्षा कीजिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, सर थॉमस हे सरल स्वभाव के इंसान थे, इसलिए वे बालिका मैना की बातें सुनते हैं। दूसरा है, बालिका मैना अत्यंत सुंदर थी, उसका मुख करुणापूर्ण था और वह अल्पवयस्क थी, जिससे सर थॉमस हे को उस पर दया आ गई। और तीसरा है, बालिका मैना सर थॉमस हे की कन्या मेरी की सहेली थी, जिसे वे अपनी पुत्री की तरह प्यार करते थे। ये जानकर उन्हें मैना पर दया आ गई थी। तो यह कारण थे सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो कौन कौन सी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे आप बालिका मैना की? तो इसमें जो विशेषताएं वह है निडरता, दयालु स्वभाव और मातृभूमि के प्रति प्रेम। यह 3 विशेषताएं जो बालिका मैना की है यह अपनाने योग्य है। निडरता, बालिका मैना निडर स्वभाव की थी, अंग्रेज सेना के सामने वह निडरता पूर्वक जाती है। दयालु स्वभाव, बालिका मैना जड़ पदार्थ मकान को निर्दोष बताती है, जिससे पता चलता है कि वह दयालु स्वभाव की थी। और तीसरा है मातृभूमि के प्रति प्रेम,
मैना अपना महल छोड़कर नहीं जाती है और स्वयं के लिए भी कोई याचना नहीं करती, वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करती है। इस प्रकार मैना के चरित्र की निडरता, दयालु स्वभाव और मातृभूमि के प्रति प्रेम आदि विशेषताएं अपनाना चाहेंगे, जिससे कि हम एक अच्छे नागरिक व दयालु इंसान बन पाए। इसके बाद अगला पाठ 6 है हरिशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया है? तो उसका उत्तर है, लेखक ने प्रेमचंद को निम्न उपाधियों से विभूषित किया है। पहला है महान कथाकार, दूसरा है उपन्यास सम्राट, तीसरा युग प्रवर्तक, चौथा है जनता के लेखक और पांचवा है साहित्यिक पुरखे। तो ये उपाधियां लेखक ने प्रेमचंद को दी है। इसके बाद अगला है प्रेमचंद की विडंबना क्या थी? तो इसका उत्तर है, प्रेमचंद की विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी। ठीक है, आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी। वे परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से करते थे। उनकी स्थिति का वेशभूषा, जूते, टोपी व चश्मे आदि को देखकर पता लगाया जा सकता है, क्योंकि फोटो में जो उनकी स्थिति है उसको देखकर हम उनकी दशा का पता कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए फटे हुए जूते पहन रखे हैं उन्होंने। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में अंकित किया है? ठीक है, टीले शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस संदर्भ में उसका प्रयोग किया गया है, इसका उत्तर हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, टीला शब्द रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों, संघर्षों एवं असुविधाओं के लिए किया गया है। अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को बाधित कर देते हैं, जैसे शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति आदि। तो इन सारी बुराइयों के लिए ही टीले शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में जो व्यंग किया गया है उसे स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि वर्तमान युग में बात को छिपाए रखना बहुत आवश्यक हो गया है। देश के सामान्य लोग भी किसी बात को छिपाए रखने के आजकल के गुण को अपनाए हुए हैं, परंतु प्रेमचंद इस प्रकार के गुण को नहीं जानते, अर्थात वे छिपाने में विश्वास नहीं करते। उनमें बनावटीपन कतई नहीं दिखाई देता। वे बनावटीपन नहीं है, वे दिखावा नहीं करते हैं, इसलिए वे जैसे हैं वैसे ही फोटो खिंचवाने भी चले जाते हैं। सीधे और सरल स्वभाव के हैं। लेकिन आजकल के समय में लोग दिखावा अधिक पसंद करते हैं, किसी भी बात को छुपा लेते हैं और सामने दिखावा करते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आती। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है जो कि इस पाठ में बताई गई है। तो इसका उत्तर होगा, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, सादा जीवन उच्च विचार। पहली विशेषता क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। दूसरी है आशावादी व आत्मविश्वासी। तीसरी है स्वाभिमानी व्यक्तित्व और चौथी है संघर्षशील लेखक। तो इस प्रकार यह प्रेमचंद के चरित्र की विशेषताएं हैं जो कि इस पाठ में बताई गई है। इस प्रकार हमने गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। इसके बाद हम काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, उसका वीडियो भी जल्द ही आएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।